कड़ी में हमने देखा कि मॉरीन अपने एक पुरुष मित्र डेल के साथ डॉक्टर न्यूटन से मिलना चाहती थी। डेल इस समय न्यूयॉर्क में था और मॉरीन कैलिफोर्निया में। दोनों की ही ये पहली मुलाकात होने वाली थी। दोनों ही मृत्यु के बाद के जीवन में रुचि रखते थे। आत्मिक साथी के विषय में दोनों के विचार भी सेम थे और यही रुचि, यही विचार दोनों को करीब ले आया। हालांकि दोनों की बातें ऑनलाइन चैट के जरिए हुआ करती थी, पर अभी तक दोनों कभी मिले नहीं थे। ये उनकी पहली मुलाकात थी जो कैलिफोर्निया में होने वाली थी। दोनों में बहुत समानता भी थी। दोनों की उम्र लगभग 50 साल थी। एक ही साल, एक ही शहर सैन फ्रांसिस्को में। दोनों का ही जन्म बस कुछ ही महीनों के अंतर में हुआ था। दोनों की पहली शादियां असफल हो चुकी थी। अब मॉरीन ने अपने बारे में बताया कि उसे 1920 के दशक के गाने सुनना, उस समय का डांस बहुत अच्छा लगता है। दोनों डॉक्टर न्यूटन से इसलिए भी मिलना चाहते थे कि एक तो दोनों का आपसी रिश्ता क्या था, आत्मिक स्तर पे ये जानना चाहते थे क्यों दोनों एक दूसरे से बिना मिले बिना जाने इतना करीब अनुभव करते थे। दोनों के विचारों में समानता, दोनों का एक ही शहर में जन्म होना, क्या महज ये एक इत्तेफाक था या कुछ और? दोनों ने ही अपने गृह नगर सैन फ्रांसिस्को को छोड़ दिया। जहाँ डेल न्यूयॉर्क में जाकर बस गया, वहीं मॉरीन कैलिफोर्निया में। अब मॉरीन के साथ समस्या ये थी कि वो अक्सर रात को मृत्यु के सपने देखकर घबरा कर जाग जाया करती थी और ये सपने उसे बचपन से परेशान कर रहे थे। इसका भी निराकरण करना था। खैर, जब दोनों पहली बार मिले, एक दूसरे में इतना खो गए कि आसपास क्या हो रहा था उन्हें कुछ अंदाजा नहीं। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। दोनों की मुस्कुराहट, उनका हाथ मिलाने का अंदाज, आंखों की अभिव्यक्ति, लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार मिल रहे हैं। खैर, दोनों डॉक्टर न्यूटन के ऑफिस में पहुंचे जहां उनका रिग्रेशन शुरू हुआ। सबसे पहले मॉरीन माध्यम बनी। डॉक्टर न्यूटन मॉरीन को उसके पिछले जीवन की मृत्यु से पहले की घटना की ओर ले जाते हैं। मॉरीन ने देखा कि वो एक लड़की है और उसका नाम सामंथ था। प्यार से लोग उसे सैम कहकर बुलाया करते थे। अब डॉक्टर न्यूटन ने उससे पूछा कि इस समय तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो? इस पर मॉरीन ने कहा, मैं अपने बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हूँ और शाम की पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ। अच्छा, ये पार्टी किस बारे में है? अब पहले तो मॉरीन चुप रहती है, फिर धीरे से हंसते हुए कहती है, ये मेरे लिए है। आज मेरा 18वां जन्मदिन है और मेरे अभिभावक मुझे जन्मदिन की पार्टी दे रहे हैं। अच्छा, जन्मदिन मुबारक हो सैम। वैसे आज क्या तारीख है? मॉरीन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है, 23 जुलाई 1923। ठीक है, चूंकि तुम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो, मैं तुम्हें आईने में देखना चाहूँगा और मुझे बताओ कि तुम क्या देख रही हो उसमें। मैं गोरी हूँ और आज रात के लिए मैंने अपने बाल ऊंचे बनाए हैं। मैंने सफ़ेद रंग का सिल्क का गाउन पहना है। ये मेरे व्यस्क होने के बाद की पहली पार्टी ड्रेस है। अब मैं अपने नए सफ़ेद ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने जा रही हूँ। अब डॉक्टर न्यूटन थोड़ा सा मजाकिया मूड में कहते हैं, ऐसा मालूम होता है कि तुम आज कहर ढहोगी। रिक भी ऐसा ही सोचता है। रिक? ये कौन है? रिक मेरा मित्र है। आज रात मेरी उससे मुलाकात तय है। मुझे अपना मेकअप जल्दी ख़त्म करना है, वह किसी भी क्षण पहुंच सकता है। सुनो सैम, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम अपना मेकअप पूरा करते हुए मुझसे बात कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें विलम्ब नहीं करवाना चाहता। मुझे बताओ, क्या तुम रिक के बारे में गंभीर हो? हाँ, पर मैं अपने आप को बहुत अधिक उत्सुक नहीं दिखाना चाहती। मैं उसे पाने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि वह मुझे चाहता है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण पार्टी है। वो जल्दी ही हार्न बजाएगा ताकि तुम दौड़कर उसकी गाड़ी तक पहुँचो।
अरे बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, वो ऐसा ही चाहेगा, पर वह ढंग से दरवाजे की घंटी बजाएगा और नौकरानी उसे अंदर लेकर आएगी और उसे निचली मंजिल पर प्रतीक्षा करवाएगी। तो क्या पार्टी तुम्हारे घर से थोड़ी दूरी पर है? बहुत अधिक दूर नहीं। यह सैन फ्रांसिस्को के निचले भाग में एक पॉश भवन है। ठीक है सैम, निचले भाग में होने वाली पार्टी के समय में आगे बढ़ो और मुझे बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है। अब मॉरीन थोड़ा सा बुदबुदाते हुए कहती है, ये मेरा बहुत ही बढ़िया समय है। रिक निश्चित रूप से बहुत शानदार दिख रहा है। मेरे अभिभावक और उसके मित्र बता रहे हैं कि मैं कितनी अधिक बड़ी दिखाई देती हूँ। यहाँ नाच है, गाना है। मेरे बहुत सारे मित्र मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं और यहाँ बहुत अधिक शराब पी जा रही है, जिसके बारे में मेरे अभिभावकों को पता नहीं है। अच्छा, क्या ये तुम्हें परेशान करता है? हाँ, शराब पीना सदैव इन मामलों का एक अंग रहा है। यह हमें प्रसन्नचित्त और निश्चिंत बना देती है। मैं भी पी रही हूँ। रिक और उसके कुछ मित्र तो शराब में नहा से गए हैं। अब रिक और मैं नृत्य कर रहे हैं। वो आगे बढ़ के मेरे बहुत करीब आ गया है। हम जोश में हैं। वो मेरे कान में फुसफुसाता है कि हमें कुछ देर के लिए अकेले हो जाने के लिए पार्टी से हट जाना चाहिए। और ये प्रस्ताव तुम्हें पसंद आया होगा, क्यों सैम? हाँ, मैं उत्तेजित हूँ, परंतु कोई चीज़ मुझे रोक लेती है। मेरे अंदर संकल्प शक्ति है। मैं जानती हूँ कि यह मेरे अभिभावकों की अस्वीकृति की भावना है, तब भी मैं महसूस करती हूँ कि यह कुछ अधिक है। हम सबकी नज़र बचाते हुए किनारे के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हैं और रिक की गाड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये लुभावनी नई लाल रोड स्टार है। ये शानदार रात है और चांद ढलने को है। ऐसे में तुम और रिक क्या करने जा रहे हो? हम गाड़ी में हैं। रिक मेरे बालों से पिन खोल देता है ताकि ये हवा में लहरा सके। रिक इतराना चाहता है। हम सड़क पर एक लंबे मार्ग पर निकल पड़ते हैं। ठीक है सैम, क्या तुम मुझे सड़क की स्थिति और जिस दिशा में तुम जा रही हो उसके बारे में कुछ बता सकती हो? हम सैन फ्रांसिस्को से बाहर पैसिफिक कोस्ट रोड से उतरते हुए दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। और ये कार की सैर तुम्हें कैसी लग रही है? मैं बहुत सजीव अनुभव कर रही हूँ। ये एक उत्तेजनापूर्ण रात है और हवा ने मेरी लटों को मेरे पूरे चेहरे पर बिखेर दिया है। रिक ने एक बाह मेरे इर्द गिर्द लपेटी हुई है। वो मुझे भींचता है और कहता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। हम दोनों ही जानते हैं कि हम प्यार में हैं। अब आगे माध्यम कांपना शुरू कर देती है और उसका शरीर अकड़ जाता है। अब डॉक्टर न्यूटन को अंदाज़ा लग चुका होता है कि अब आगे क्या होने वाला है। वो उसका हाथ थाम लेते हैं और कहते हैं, सैम, मैं तुम्हें अब यह समझाना चाहता हूँ कि जैसे तुम मेरे साथ बात करना निरंतर जारी रखती हो, मैं प्रत्येक कदम पर तुम्हारे साथ रहूँगा ताकि जो भी चीज़ घटित हो उसे मैं तुम्हें तुरंत बाहर ले आऊँ। यह तुम जानती हो ना? हाँ। अब समय में आगे बढ़ो और देखो कि क्या होता है। रिक बहुत अधिक पी चुका है और सड़क बहुत नुकीली होती जा रही है। मोड़ अधिक घुमावदार होते जा रहे हैं और रिक का एकमात्र हाथ ड्राइविंग व्हील पर है। हम एक पर्वतीय भाग के समीप है, महासागर के नज़दीक। यहाँ एक खड़ी चट्टान है। गाड़ी सड़क पर अनियंत्रित हो चुकी है। अब माध्यम चिल्लाते हुए कहती है, रिक, गाड़ी धीमी करो, धीमी करो गाड़ी। लेकिन हे भगवान, नहीं, उसने गति धीमी नहीं की। वो हंस रहा है और मेरी ओर देख रहा है, सड़क की ओर नहीं। हमने अगले मोड़ को नहीं देखा। गाड़ी हवा में है और हम
महासागर में धमाके के साथ गिर रहे हैं। मैं मर रही हूँ, पानी बहुत ठंडा है, मैं सांस नहीं ले सकती। ओह, अचानक से वो रिक को आवाज़ लगाती है, रिक रिक। सैम रुक जाती है। ये वो क्षण था जब सैम की आत्मा अपने भौतिक शरीर से बाहर आ रही थी, उसकी मृत्यु का क्षण। अब डॉक्टर न्यूटन उसे दिलासा देते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, तुम अनेकों बार शारीरिक मृत्यु को भुगत चुकी हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब सैम का शरीर तो महासागर में है, पर उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्ति उसे ऊपर की ओर खींच रही है। हालांकि अभी वो रिक को छोड़कर जाना नहीं चाहती, क्योंकि अभी तो उसकी युवावस्था बस शुरू ही हुई थी। अभी तो उसे रिक के साथ पूरा जीवन जीना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सैम मर चुकी थी, उसका शरीर समुद्र में था। उसकी आत्मा पे जो खिंचाव था, जो उसे ऊपर की ओर खींच रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था। सैम का प्रतिरोध जारी था। वो लगातार सागर की ओर देखना चाहती थी ताकि रिक की सहायता कर सके, पर रिक उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। डॉक्टर न्यूटन को लगा कि दोनों ने साथ में शरीर छोड़ा है, तो रिक भी उसके साथ ही होगा। इसी बात को जानने के लिए उन्होंने सैम से कहा, सैम, क्या यहाँ तुम्हें रिक नज़र आ रहा है? नहीं, मैं उस खिंचाव का प्रतिरोध करने का प्रयास कर रही हूँ जो मुझसे चाहती है कि मैं चेहरा ऊपर किए आगे मुड़ जाऊँ। मैं लगातार सागर की ओर देखना चाहती हूँ, मैं रिक की सहायता करना चाहती हूँ। अब डॉक्टर न्यूटन उससे पूछते हैं कि ये बल आखिरकार तुम्हें पैसिफिक सागर से दूर उपयुक्त दिशा की ओर ले जा रहा है? हाँ, अब मैं पृथ्वी से बहुत ऊपर हूँ। ठीक है सैम, क्या तुम और अधिक आगे जाने से पहले अपने अभिभावकों को अलविदा कहना चाहोगे? ओह नहीं, ठीक अभी नहीं, बाद में मैं ऐसा करूँगी। अभी तो मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ। ठीक है, मैं समझता हूँ। मुझे बताओ कि तुम आगे क्या देखती हो? एक सुरंग की आँख खुलती और बंद होती हुई, मेरी गति के साथ अपनी गति में सामंजस्य बैठाती हुई, मैं इसमें से गुजरती हुई बहुत अधिक हल्का अनुभव कर रही हूँ। सफ़ेद वस्त्रों में कोई व्यक्ति मेरी ओर आ रहा है। अब ये कौन था जो सैम की ओर आ रहा था? इसे हम अगली कड़ी में जानेंगे।